नमस्कार, आईएनएस सुबह सवेरे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजश्री हवाई। तो चलिए बात कर लेते हैं अहम खबरों की। तो भारतीय जनता पार्टी में आज से नवीन युग की शुरुआत हो चुकी है। नितिन नवीन अब बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। आज उनके नाम का औपचारिक ऐलान किया जाएगा। आपको बता दें कि सोमवार को पार्टी मुख्यालय में नामांकन प्रक्रिया पूरी हुई, जहां नितिन नवीन निर्विरोध चुने गए हैं। 45 साल के नितिन नवीन बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनसे पहले अमित शाह 49 साल की उम्र में इस पद पर पहुंचे थे। आपको बता दें कि देश भर में कुल 37 नामांकन दाखिल किए गए, जिन पर 20-20 प्रस्तावकों के हस्ताक्षर थे। नामांकन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। खास संयोग ये है कि बीजेपी के 45 साल पूरा होने पर 45 वर्षीय अध्यक्ष मिला है। अब सबकी नजर नितिन नवीन की अग्नि परीक्षा पर है। पार्टी नेताओं ने यहां पर पीएम मोदी के इस फैसले को दूरदर्शी सोच बताया है। अब नितिन नवीन पर जिम्मेदारी है कि इस साल होने वाले 5 राज्यों के चुनाव में पार्टी की शानदार प्रदर्शन और जीत सुनिश्चित करे। तो नितिन नवीन 5 बार के विधायक रहे हैं, कायस्थ समुदाय से आते हैं, 45 साल के हैं। पिता भी बीजेपी से जुड़े रहे और आज नाम की औपचारिक घोषणा होनी है। तो 14 दिसंबर 2025 को नितिन नवीन जो है कार्यकारी अध्यक्ष बने थे। तो सियासी सफर भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। 2006 में विधायक रहे हैं पटना पश्चिम से, 2010 में विधायक रहे हैं बांकीपुर से और बड़े अंतराल से इन्होंने जीत हासिल की थी। 15 में विधायक रहे बांकीपुर विधानसभा सीट से ही। और सबसे अहम बात यह है कि छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी रहे हैं। नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। 2020 में विधानसभा बांकीपुर से ही विधायक बने और 21 में मंत्री बनाए गए पथ निर्माण विभाग बिहार सरकार की तरफ से। 2024 मंत्री नगर एवं विकास आवास तथा विधि विभाग बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां इन्हें मिली है। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक अपनी पत्नी और बीजेपी नेता अपर्णा यादव से तलाक लेंगे। प्रतीक ने सोमवार को इंस्टाग्राम पर अपर्णा से रिश्ते खत्म करने का ऐलान किया। उन्होंने लिखा कि मैं इस स्वार्थी औरत से जल्द तलाक लेने जा रहा हूं। इसने मेरे पारिवारिक रिश्ते बर्बाद कर दिए। इसका एकमात्र लक्ष्य है मशहूर और प्रभावशाली बनना। इस समय मेरी मानसिक स्थिति बेहद खराब है और इसे कोई परवाह नहीं, सिर्फ अपनी ही चिंता है। मैंने कभी ऐसी बुरी आत्मा नहीं देखी। तो ये तमाम बातें प्रतीक यादव ने लिखी है। आपको बता दें कि अपर्णा इस वक्त बीजेपी में है और उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष है। प्रतीक यादव ने अपर्णा से 14 साल पहले लव मैरिज की थी। प्रतीक मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे हैं, यानी कि अखिलेश यादव के सौतेले भाई। अपर्णा ने 2022 विधानसभा चुनाव से पहले अचानक सपा छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी। अपर्णा पति प्रतीक के साथ लखनऊ में विक्रमादित्य मार्ग में रहती है। हालांकि सोमवार को अपर्णा चेन्नई गई हुई थी, जबकि प्रतीक विदेश में थे, यानी दोनों लखनऊ में नहीं है। ये भी जान लीजिए कि प्रतीक ने खुलेआम तलाक का ऐलान जरूर किया, लेकिन दोनों के रिश्तों में खटास 3 साल पहले यानी कि 2022 से ही थी। अब प्रतीक की मर्जी के खिलाफ अपर्णा ने अचानक बीजेपी ज्वाइन की। प्रतीक ने 5 फरवरी 2025 को भी अपर्णा के खिलाफ सोशल मीडिया पर 3 पोस्ट किए थे, लेकिन बाद में उसे डिलीट कर दिया था। चांदी के दाम 19 जनवरी को एमसीएक्स पर 3,02,000 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गया है। इसमें 15,000 रुपए से ज्यादा की तेजी आई है। शुक्रवार को चांदी 2,87,000 के करीब थी। एमसीएक्स पर 15 दिसंबर 2025 के आसपास चांदी पहली बार 2 लाख रुपए पर पहुंची थी, यानी कि चांदी को 2 लाख से 3 लाख रुपए तक पहुंचने में सिर्फ 1 महीने का समय लगा। 1 से 2 लाख तक पहुंचने में 9 महीने, जबकि 50,000 से 1 लाख तक पहुंचने में 14 साल लगे थे। चांदी सिर्फ गहनों तक सीमित नहीं है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल और 5G टेक्नोलॉजी में चांदी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। पूरी दुनिया में ग्रीन एनर्जी पर फोकस बढ़ने से इसकी खपत रिकॉर्ड स्तर पर है। चांदी की डिमांड जिस तेजी से बढ़ रही है, उस मुकाबले खदानों में इसका उत्पादन नहीं बढ़ रहा। कुछ देशों में पर्यावरण नियम से प्लांट माइनिंग कम हो गई है।
इसके अलावा लगभग 70% चांदी, कॉपर और जिंक जैसी दूसरी धातु की खुदाई के दौरान बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलती है। जब तक तांबे की खुदाई नहीं बढ़ती, चांदी की सप्लाई नहीं बढ़ सकती। इस डिमांड और सप्लाई के भारी अंतर के कारण चांदी की कमी बनी हुई है। मध्य प्रदेश में निवेश, उद्योग और रोजगार के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में मध्य प्रदेश के छात्रों के कार्यक्रम मध्यांचल उत्सव 2026 में युवाओं को विश्वास दिलाया कि सरकार युवाओं के दम पर ही वैश्विक स्तर पर देश और प्रदेश की साख स्थापित करेगी। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली दौरे के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित मध्यांचल उत्सव में शामिल हुए। ये कार्यक्रम दिल्ली में पढ़ रहे मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के द्वारा आयोजित किया जाता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश देश के सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में शामिल है और राज्य सरकार हर कदम पर युवाओं के साथ है। युवाओं को सक्षम बनाना राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। हमारे राज्य के अंदर हमने अपने राज्य में, जैसा कि कहा गया है, सभी प्रकार की अनुकूलताओं के लिए, खास करके युवाओं के लिए सर्वाधिक मौके सब क्षेत्रों में दे रहे हैं। युवाओं को आगे बढ़ने के लिए वो जो श्याम ने कहा सही है, हमारे युवा नौकरी के पाने वाले बने, उनका मन है तो जरूर बने, लेकिन नौकरी पाने के बजाय नौकरी देने वाले भी बने। सरकार वहां भी हमारे युवाओं के साथ खड़ी है कि हमारे युवा हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहे वो सभी क्षेत्रों में बढ़े। इसलिए कृषि भी लाभ का धंधा बने, कृषि मजबूरी का काम न बने। सिंचाई का रकबा बढ़ा करके 5 साल में डबल करने का टारगेट हमने लिया। मेडिकल कॉलेज 2 साल में, कहाँ 55 साल में 5 मेडिकल कॉलेज खुले, कहाँ 2 साल में हमने 7 मेडिकल कॉलेज खोल दिए और 3 साल में 20 मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एनडीआरएफ के स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी दी। दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री समेत अनेक मंत्रियों और अधिकारियों से प्रदेश की लंबित परियोजनाओं के बारे में भी चर्चा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। चलिए बात कर लेते इसी बीच बड़ी खबर की। शिवपुरी से बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में फर्जीवाड़ा, फर्जी कोटेशन लगाकर 32 लाख की धोखाधड़ी की गई है। सहायक संचालक लक्ष्मण प्रसाद पर FIR, तो हितग्राही राजू बात, अनिता वाथम, रेखा कुशवाहा पर भी कार्रवाई। फर्म गिरिराज जी ऑल सप्लायर को भी बनाया आरोपी, तो योजना में महिला हितग्राही को 60, पुरुष हितग्राही को 40% अनुदान। AOW ने शिकायत की और जांच के बाद FIR दर्ज की है। फर्जी कोटेशन लगाकर 32 लाख की धोखाधड़ी हुई है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शिवपुरी से बड़ी खबर, सहायक संचालक लक्ष्मण प्रसाद पर FIR, हितग्राही राजू बाथम, अनिता बाथम, रेखा कुशवाहा पर भी कार्रवाई। फर्म गिरिराज जी ऑल सप्लायर को भी आरोपी बनाया गया है। ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे, सहायक संचालक लक्ष्मण प्रसाद पर FIR, तो ये बड़ी खबर है। हितग्राही राजू बाथम, अनिता बाथम, रेखा कुशवाहा पर भी कार्रवाई होगी। तो फर्म गिरिराज जी और सप्लायर को भी आरोपी बनाया गया है, तो ये बड़ी और अहम खबर। मनरेगा का नाम बदलकर VBG रामजी योजना करने से शुरू हुई सियासत अब सीधे खुली बहस की चुनौती तक पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में इसे लेकर हलचल तेज है। बीजेपी विधायक और फायर ब्रांड नेता अजय चंद्राकर ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को खुली चुनौती दी है। वहीं कांग्रेस भी पीछे हटने को लेकर तैयार नहीं है। नाम बदलने से शुरू हुआ ये विवाद अब राजनीतिक टकराव, बयानबाजी और बहस की जंग में बदलता नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
वीपीजी रामजी योजना, खुली बहस की चुनौती। मनरेगा का नाम बदला, सियासत तेज हुई। अब वीबीजी रामजी योजना पर खुली बहस की चुनौती। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस को दी बहस की चुनौती। चंद्राकर ने कांग्रेस से कहा, जितनी चाहे उतनी बहस करे। चंद्राकर की चुनौती को पीसीसी चीफ दीपक बैज ने किया स्वीकार। कहा, एक नहीं, पूरी सरकार पर डिबेट हो जाए। योजना का नाम बदलने से बयानबाजी के बाद डिबेट की चुनौती तक पहुंचा मामला। छत्तीसगढ़ की राजनीति में सियासी टकराव जारी। मामला अब सिर्फ योजना के नाम तक सीमित नहीं है, ये सीधी राजनीतिक बहस की चुनौती में तब्दील हो चुका है। बीजेपी के तेज तर्रार विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस नेतृत्व को ललकारते हुए कहा है, आइए आमने सामने बैठते हैं। योजना पर भी बहस होगी और सरकार के कामकाज पर भी। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भी चंद्राकर की चुनौती को स्वीकार कर लिया है। तो मैं यहाँ के छत्तीसगढ़ रोजगार गारंटी अधिनियम लिखा थे, लोग सारे जाके रोए वहां। साहब हमारे तो चूड़ी फूट गया, सिंदूर मिट गया करके। तो फिर सोनिया जी ने कहा कि भाई उसमें महात्मा गांधी जोड़ो, छत्तीसगढ़ हटाओ। कारण यह है, इनको छत्तीसगढ़ के नाम से नफरत है कांग्रेसियों को। छत्तीसगढ़ मनरेगा चल रहा था तो दुखी हो रहे थे, रोने गए थे। छत्तीसगढ़ का नाम जोड़ दिया है वहां शासन देकर। तो इनकी बात पे, इनके नामकरण में क्या बात करेंगे हम? छत्तीसगढ़ से जो घृणा करते हैं उनको। कौन है अजय चंद्रा? मंत्री तो नहीं है, न मुख्यमंत्री है। हम तो बोल रहे हैं कि एक ही योजनाओं को लेकर क्यों? हम तो सरकार की पूरी योजनाओं को लेकर बहस करने को तैयार हैं। छत्तीसगढ़ में मनरेगा का नाम बदलते ही सियासत में भूचाल आ गया है। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर की खुली बहस की चुनौती ने माहौल को और गर्मा दिया है, तो कांग्रेस भी पीछे हटने को तैयार नहीं। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा करने का ऐलान कर दिया है। नाम बदलने की आड़ में असली जंग सियासी वर्चस्व की है। विकास से ज्यादा बयानबाजी हावी है और जनता के मुद्दे राजनीतिक तकरार में दबते नजर आ रहे हैं। गौरव शर्मा, INS 24/7, रायपुर। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। शाह की ऑनलाइन माफी पर सोमवार को कोर्ट ने कहा कि इसमें अब बहुत देर हो गई है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने पर 2 हफ्ते के भीतर फैसला लें। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जॉय मौल्या बागची की बेंच ने इस बात पर कड़ी नाराजगी जताई कि राज्य सरकार विशेष जांच दल रिपोर्ट पर कई महीने से कोई फैसला नहीं ले रही है, जबकि विशेष जांच दल ने अपनी जांच पूरी कर अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी है। आपको बता दें कि मंत्री विजय शाह ने 11 मई को महू के सूर्यकुंडा में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया था। इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर मंत्री के खिलाफ मानपुर थाने में FIR दर्ज की गई थी, जिसके खिलाफ विजय शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। खबर राजधानी रायपुर से है, जहां मोक्षित कॉरपोरेशन से जुड़े CGMSC घोटाले में AOW ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में अभिषेक कौशल, राकेश जैन और प्रिंस जैन शामिल हैं। आरोपी प्रिंस जैन मोक्षित कॉरपोरेशन के डायरेक्टर शशांक चोपड़ा रिश्ते में जीजा हैं। तीनों को पुलिस ने 27 जनवरी तक रिमांड पर लिया है। इस दौरान उनसे जांच एजेंसी पूछताछ करेगी। इधर बीजापुर के नेशनल पार्क में 2 दिन तक चली मुठभेड़ में जवानों ने 4 महिला नक्सली समेत 6 नक्सलियों को मार गिराया है, जिन पर कुल 27 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इस अभियान के दौरान 4 जवान भी घायल हुए हैं। वहीं इस मामले को लेकर बीजापुर SP डॉक्टर जितेंद्र यादव ने प्रेस वार्ता कर बताया कि इस मुठभेड़ में जवानों ने नक्सलियों के नेशनल पार्क इंचार्ज दिलीप वेंडजा को मार गिराया है, जिसके बाद नेशनल पार्क में अब नक्सलियों की पकड़ लगभग खत्म होने की कगार पर है। और ऑपरेशन में निकलने के बाद में 17 तारीख से लगातार सुबह से अलग अलग क्षेत्रों में मुठभेड़ हुई और कल शाम तक ये मुठभेड़ चला है। और मुठभेड़ के पश्चात 4 महिला माओवादी समेत कुल 6 माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं। इसके साथ में ही ऑटोमेटिक हथियार जिसमें 2 AK-47, 1 इंसास
दो 303, एक कार्बाइन, BGL लॉन्चर एवं अन्य जो विस्फोटक सामग्री वो भी बरामद किए गए हैं। इसके साथ में कुछ कैश भी बरामद किए गए हैं। इलाके में 2 दिनों तक चलाए गए एक कंबाइंड ऑपरेशन में जवानों ने उस इलाके के मोस्ट वांटेड नक्सली कमांडर यानी कि नक्सलियों का जो नेशनल पार्क इलाका है उस इलाके का सेक्रेटरी और इंचार्ज पेड़ंजा जो है दिलीप पेड़ंजा, उसके साथ उसके 6 साथियों को अंततः कल मार गिराया गया है। उसके बाद उन सभी मारे गए नक्सलियों के शव बीजापुर लाए गए हैं और इस समय मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं ये वो हथियारों का जखीरा है जो मुठभेड़ स्थल से बरामद किया गया है। इनमें से दो AK-47, एक इंसास 9mm कार्बाइन, 303 यानी कि 303, 2 राइफल, BGL लॉन्चर। उसके अलावा देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये कैश भी मुठभेड़ स्थल से बरामद हुआ है जो नक्सलियों के पास था। ये लगभग 3 लाख रुपए, 3-3.5 लाख रुपए हैं। इनमें से कुछ ये इसमें जो अधिकारी हैं SP का कहना था कि इसमें गोलियां लगी हैं। जब मुठभेड़ हो रही थी उस समय गोलियां लगी हैं। उसके अलावा जिस तरीके से नक्सलियों को जखीरा है ये BGL जो यूज नहीं हुए हैं देशी लॉन्चर हैं इन्हीं के माध्यम से नक्सली कई बार कैंपों में हमला किए करते थे। और जिस तरीके से जो हथियार बरामद हुए हैं 6 नक्सलियों का मारा जाना और वहां से लगभग जो जखीरा और हथियार बरामद हुआ है उसे देखते हुए बीजापुर SP का कहना है कि उस इलाके में जो सक्रिय नक्सली दिलीप पेड़ंजा था वो और उसका टीम अब लगभग उस इलाके से खत्म हो चुका है। अब जो है इस इलाके में लगभग 10% नक्सली जो हथियारबंद है वो बचे हुए हैं। अगर वो समर्पण नहीं करते हैं तो उनका भी खात्मा बहुत जल्द कर दिया जाएगा। INS-24 के लिए बीजापुर से गणेश मिश्रा। सर ऑपरेशन कितना चुनौतीपूर्ण था और किन किन नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना थी उस इलाके में? देखिए नेशनल पार्क एक बहुत बड़ा इलाका आ जाता है और उसका टेरेन काफी टफ था और जैसे आपने देखा कि उसमें हमारे 4 जवानों को घायल भी हुए जिसमें एक को गोर इंजरी जो जंगली भैंसा से इंजरी हुई थी, भालुओं से भी इंजरी हुई थी और स्प्लिंटर इंजरी हुई थी। तो इस प्रकार थोड़ा सा टेरेन टफ था। जो मारा गया जो नक्सली है दिलीप पेड़जा जो उस नेशनल पार्क एरिया कमेटी का इंचार्ज भी है और उस एरिया में काफी थोड़ा सिक्योरिटी वैक्यूम भी था हमारा। बट उसके मारे जाने और उसकी टीम के मारे जाने के बाद में हमें उस एरिया में अच्छी सिक्योरिटी प्रेजेंस मिलेगा और आगे आने वाले दिनों में और भी सरेंडर्स होंगे और लोग भी आएंगे। तो हम सबसे यही अपील करते हैं कि जो भी अब जंगलों में बचे हुए हैं वो आकर सरेंडर करें क्योंकि उनके लिए रास्ता खुला है और वो सरेंडर नहीं करते हैं तो उनको फिर हमारे एग्रेसिव ऑपरेशंस का परिणाम उनको भुगतना पड़ सकता है। धमतरी में एक बार फिर से INS न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। बकारा के पिपरिया तालाब में हर साल आने वाले प्रवासी पक्षियों को लेकर दिखाई गई खबर के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया है। ओपन बिल स्टार्क प्रजाति के पक्षी करीब 8 महीने यहां रहकर प्रजनन करते हैं। पहले शिकार की घटनाएं सामने आई थी जिस पर नगर पंचायत ने जुर्माने का फैसला लिया। अब खबर के बाद कलेक्टर, तहसीलदार और नगर पंचायत प्रतिनिधियों ने स्थल का निरीक्षण किया है। तालाब के सौंदर्यीकरण और प्रवासी पक्षियों के संरक्षण की दिशा में प्रशासन अब आगे कदम बढ़ा रहा है। तो INS की खबर का असर धमतरी में देखने को मिला है। धमतरी जिले से लगा हुआ भखारा गांव का ये पिपरिया तालाब जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर जो है विदेशी फॉरेनर जो है पक्षी यहाँ पर आकर प्रवास करते हैं। आपको बता दूं कि यहाँ पर 10 से भी अधिक प्रजाति के पक्षी जो हैं यहाँ पर आकर प्रवास करते हैं। रंग बिरंगे यहाँ पर पक्षी हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। खास बात आपको बता दूं कि इस गांव में जो है कई सालों से जो है यहाँ पर ये पक्षी जो है ऑस्ट्रेलिया से और कहीं से जो है यहाँ पर आकर यहाँ पर प्रवास करते हैं। इस दौरान ये 8 महीने यहाँ पर रहते हैं। इनका जो प्रजनन काल होता है, फिर इनके बच्चे होते हैं, उसके बाद ये पक्षी जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ के जो ग्रामीण हैं, यहाँ के जो गांव वाले हैं, इन पक्षियों की सुरक्षा के लिए कभी मतलब हमेशा इन पक्षियों की सुरक्षा की जाती है, इनकी देख रेख की जाती है ताकि कोई भी शिकारी जो है आकर यहाँ पर इनका शिकार ना कर सके। कुछ समय पहले ऐसी घटना भी घटी थी कि कुछ शिकारियों द्वारा इनका शिकार किया जा रहा था, लेकिन स्ट्रिक्टली जब गांव वाले इस चीज को देखे कि यहाँ पर ये जो पक्षी हैं बाहर से आते हैं तो उनका शिकार ना हो, इसलिए जो है उनकी यहाँ पर सुरक्षा की जाती है। लेकिन खास बात तो ये है कि ये पक्षी जब यहाँ पर आते हैं और 8 महीना अपना यहाँ पर जो है अपना समय यहाँ पर काटते हैं, फिर उनके यहाँ बच्चे होते हैं, ये सिलसिला बहुत समय से चला आ रहा है। लेकिन प्रशासन को भी जो है इस ओर
ध्यान देना चाहिए, यहाँ की जो व्यवस्था है उसे सही करना चाहिए, ताकि ये जो पक्षी हैं, जो प्रवासी पक्षी हैं जो बाहर से आते हैं, ताकि उनकी संख्या बढ़ सके। और ये एक आकर्षण का, देखा जाए तो ये एक आकर्षण का केंद्र है, और अगर इस जगह पे व्यवस्था और अगर थोड़ी बढ़ जाती है तो ये एक पिकनिक स्पॉट के जैसा भी मतलब ये जगह जो है बन सकती है। तो इसके लिए प्रशासन को भी अपनी ओर से पहल करनी चाहिए। गांव वाले तो उनकी सुरक्षा के लिए जो है लगातार यहाँ पर व्यवस्था और देखरेख करते रहते हैं, ताकि ये पक्षी यहाँ पर 8 महीना सुरक्षित अपना यहाँ पर समय काट सके। उसके बाद फिर ये जो है वापस अपने मूल देश जहाँ पर ये है, जहाँ से ये आए हैं, वहां पर ये रह सके। सौम्या यादव, INS 24/7, धमतरी। चलिए इसके साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ।